गाइस तो एएफएमसी की जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें 115 बॉयज़ और 30 गर्ल्स होने वाले हैं सिलेक्ट, वो लिस्ट बहुत ही जल्द कभी भी रिलीज़ हो सकती है। तो वेबसाइट पे यार, वेबसाइट से अपडेटेड रहना। दूसरी चीज़ आज मैं ये वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अब इसके बाद करना क्या है आपको, ठीक है। तो अब ये लिस्ट आएगी, लिस्ट में किसका किसका नाम आएगा, एक सिलेक्ट लिस्ट आएगी, उसके बाद वेट लिस्ट आएंगी। तो वेट लिस्ट वालों को क्या करना है, सिलेक्ट लिस्ट वालों को क्या करना है, वो बताने वाला हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस भी बीच बीच में शेयर करता जाऊँगा। वैसे तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है यार अपने टाइम का क्या हुआ था, बट जो फेंटली याद है मैं वो बताता जाऊँगा। और इस वीडियो में मैं कुछ टर्म्स जैसे कि बॉन्ड और एनएसएल मतलब नॉन सर्विस लाइबिलिटी और इन सब की डिटेल्स पे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि इससे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उतनी बड़ी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो को हम शॉर्ट और सिंपल रखेंगे। एनएसएल, बॉन्ड और ये सब से रिलेटेड क्वेरीज हम मैं अलग वीडियो में अलग वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो होगी उसके लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें 115 बॉयज़ और 30 गर्ल्स जो होंगे वो सिलेक्ट लिस्ट में होंगे, और उनको बुलाया जाएगा किसी ना किसी डेट पे ज्वाइन करने के लिए कॉलेज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन खोल रखा है 2020 वाले ईयर का, मतलब जो मेरे टाइम पे था, क्योंकि अभी तक आपका इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो मैं उससे ही को रिलेट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये मोर और लेस सेम होने वाला है इस साल भी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो afmc.nic.in या फिर afmcdg1d.gov.in वाली वेबसाइट पे आने वाली है। ये वेबसाइट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये नोटिस बोर्ड से भी डिस्प्ले होंगी और वेन्यू और डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात यार, बहुत बच्चों का डाउट आता है कि यार अकेले आ सकते हैं, पेरेंट को लाना ज़रूरी है, नहीं है। पेरेंट को लाना ज़रूरी है, ठीक है। और पेरेंट को लाना ज़रूरी है क्योंकि बॉन्ड आपका वही साइन करेंगे, ठीक है। पेरेंट या फिर गार्जियन यही परमिटेड होंगे कैंडिडेट के साथ, ठीक है, और कोई नहीं ला सकते हो आप। और उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट लिस्ट और वेट लिस्ट के हिसाब से टाइम दे दिया जाएगा। तो जैसे सिलेक्ट लिस्ट जो हमारे टाइम पे था, तो जो सिलेक्ट लिस्ट वाले बच्चे थे, जैसे जिसमें मैं सिलेक्ट लिस्ट में था, मेरा BM नंबर 102 था, तो मेरा डेट ऑफ रिपोर्टिंग था 19 से 20 नवंबर, ठीक है, मतलब 19 से 20 नवंबर। और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग 9 बजे था, तो आपका भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। और जो वेट लिस्ट वाले हैं उसमें भी कैटेगरी वाइज होगा कि वेट लिस्ट 1 से 50, और वो 23 नवंबर को आए थे। फिर 50 के बाद वाले बाकी बाद में वेबसाइट पे उसका अपडेट आता रहेगा कि कब आना है। तो बेसिकली आपको एक डेट दी जाएगी, और जो सिलेक्ट लिस्ट वाले हैं वो उस वाली डेट को वहाँ AFMC को रिपोर्ट करेंगे जो टाइम उन्हें दिया गया है, ठीक है। जो वेट लिस्ट वाले हैं उनको उस डेट्स के, सिलेक्ट लिस्ट वाली डेट्स के बाद बुलाया जाएगा, और उनको सब्जेक्ट टू वैकेंसी कि भाई कितनी वैकेंसी बच रही है, अगर सिलेक्ट लिस्ट में से कोई बच्चा नहीं आता है, रिपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो उस वैकेंसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और वेट लिस्ट वालों, ऐसा मत सोचना कि एडमिशन नहीं मिलता है, वेट लिस्ट में एडमिशन मिलता है। और हर साल का ये ट्रेंड रहा है कि वेट लिस्ट में कम से कम नहीं तो 20 तक तो जाता ही है, ठीक है। वेट लिस्ट 20 वाले तक तो आराम से कॉलेज में आ जाते हैं, और हमारे में तो 24-25 तक गया था। तो वेट लिस्ट में जिनका भी यार 30 से नीचे का वेट लिस्ट है ना, उनके बहुत हाई चांस है एडमिशन मिलने के। तो बेसिकली इसके बाद क्या होगा कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स का अलग होगा यार, ठीक है, मतलब फ़ीमेल कैंडिडेट्स का अलग तो नहीं, दिन वही होगा पूरा सब रिपोर्ट करने का, बट अलग से एक यहाँ पे कॉलम दिया है, ठीक है। फिर जो अगर ऐसे कोई कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट लिस्ट में हैं लेकिन वो उन डेट्स को नहीं आ सकते हैं जो मेंशन करी गई हैं, ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, और जेन्युइन सर्कमस्टांसेस, और उन्होंने डीन की पहले से परमिशन ले रखी है इन राइटिंग, वो लोग बाद में रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक दिन, लेकिन जस्ट ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको मैं अगर इस बार की बात करूँ, मान लीजिए अगर आपको 17 को बुलाया जाता है, ठीक है, मान लो 17 को बुलाया जाता है, 17 फेब को, तो अगर आपने परमिशन ले रखी है डीन से तो आप 18 को आ सकते हो, ठीक है। लेकिन जेन्युइन रीज़न होना चाहिए यार, और परमिशन होनी ही चाहिए, बिना उसके AFMC आपको नहीं इंटरटेन करेगा, ठीक है। एडमिशन के टाइम ध्यान रखना यार, बिल्कुल ही मतलब बहुत पंक्चुअल रहना है आपको। आप इतनी बड़ी जर्नी करके आए हो, अभी तक यहाँ नीट दे के आए हो, स्क्रीनिंग आपने दे दी है, मेडिकल दे दिया है, बहुत हेक्टिक हेक्टिक चीज़ें आप करके आए हो। यहाँ पे आके मत गड्ढा मारना यार। यहाँ पे आप लेट आ रहे हो, लेट रिपोर्ट कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। हो सकता है यहाँ पे कोई भी फैकल्टी फ्रस्ट हो सकती है, यू नेवर नो, ठीक है। तो अटेंडेंस ली जाएगी हर रोज़, जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस ली जाएगी कि कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है।
और आप मोस्टली आप वहीं से एंट्री मिलती है जो गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 4 डीन्स गेट, जहाँ से आप घुसे थे अपने किसके लिए घुसे हो गया यार आप वहाँ से, शायद डे 2 में जो मेडिकल के लिए शायद वहीं से बुलाते हैं ना गेट नंबर 4 से, वहाँ से वहीं से आपको एंट्री दी जाएगी, वहाँ आपको बैठाया जाएगा। वहाँ पे आपको बेसिकली एक एक करके, और हाँ पूरा 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 अपना सामान लेके आना, मतलब ठीक है, वही मैं आगे बताने वाला हूँ कि यहाँ आगे होता क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे आप आओगे और वहाँ पे अटेंडेंस आपकी ली जाएगी, और वहाँ पे हो सकता है मेडिकल फिटनेस आपकी दोबारा से चेक करी जाए, एक ऑफिसर, बोर्ड ऑफ ऑफिसर वापस से आपका मेडिकल फिटनेस चेक कर सकते हैं। बट मेरे टाइम पे मुझे नहीं याद है कि मेरी चेक करी गई थी, तो मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एलिजिबिलिटी आपकी चेक करी जाएगी। बहुत अच्छे मुझसे कह रहे हैं यार वो 10th में परसेंटेज, 12th में परसेंटेज वाली चीज़ कह रहे हैं। देखो अगर आपकी परसेंटेज कम है ना रिक्वायर्ड से, आपको कम से मतलब आपको कम से कम 50% तो चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में, और एग्रीगेट आपको मिला के 60% चाहिए कम से कम इन सब में। तो अगर आप इससे कम है ना, तो ये मत सोचो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक होती है और बहुत ही सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक होंगे, ठीक है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, जो एलिजिबल नहीं होगा उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये मतलब जो आपका जो अभी जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा अभी कुछ टाइम पे साइट पे, उसमें बहुत अच्छे से दिया होगा, ठीक है, सेट्स के फॉर्म में दिया होगा। आप वैसे ही सेट बना के लाना अलग अलग, ठीक है। आप अलग अलग वो जो छोटे स्लीव वाले फोल्डर होते हैं ना ट्रांसपेरेंट वाले, वो खरीद लेना। तो उसमें जो भी सेट दिया, तो सेट 1 में तुम्हारा नेशनलिटी सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल, क्लास 10 सर्टिफिकेट, 11 नीट का स्कोर कार्ड, ये सब चीज़ें दी गई हैं, ये सब लेके आनी है आपको। और ये सेट 1 है, ठीक है, ऐसे सेट 1 ना लेना। सेट 2 में आपको इन सब का फ़ोटो कॉपी लेके आना है, ठीक है। सेट 1 में सब ओरिजिनल दे, सेट 2 में आपको फ़ोटो कॉपी लेके आना है। तो सेट 2 बना लेना है एक फ़ोटो कॉपी का। सेट 3 में क्या करना है, सेट 3 में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 पास सर्टिफिकेट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, सिलेक्शन लेटर। सिलेक्शन लेटर आपको नहीं लेके आना है, सिलेक्शन लेटर ये कॉलेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो आप लेके आओगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कलर्ड फोटोग्राफ्स, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आप एनसीसी करे हुए हो पहले, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, एसोसिएशन विद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, ये पता नहीं मुझे क्या है, और फोटो कॉपी सबकी 4 4 लेके आनी है आपको, ठीक है। तो आपका सेट 3 जो है, सेट 1 था आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सेट 2 उसका फ़ोटो कॉपी, सेट 3 जो है आपके कुछ और डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और इन सब की 4 4 को फ़ोटो कॉपी लगनी है आपको, ठीक है। हर एक की 4 फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हो तो गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। और बेसिकली ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब बेसिकली सबकी 4 4 कॉपी लेके आनी है आपको इनकी। और इसके बाद ये सब सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, और प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ पेरेंट्स भी लेके आना होगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ पेरेंट्स भी लेके आना होगा। और सर्विंग सर्टिफिकेट, अगर कोई भी पेरेंट्स आपके फोर्सेस में तो उनका सर्विंग सर्टिफिकेट, अगर एक्स सर्विसमैन है तो प्रूफ ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है, ये सब लेके आओगे आप। और यार कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, तो आपको एक एफिडेविट वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आपके जो अगर कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया तो आपको एक एफिडेविट वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और अगर किसी भी और कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया था पहले, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो आपको उस कॉलेज से मिली होगी जहाँ आपने डिपॉजिट किए वो, उसके बाद उसमें उसकी सील होनी चाहिए कॉलेज की। और बेसिकली कैंडिडेट शुड पोजेस द सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट दैट हैव बीन, जो भी आपने वहाँ डिपॉजिट किए हैं उसके आपके पास कॉपी होनी चाहिए, फ़ोटो कॉपी, ठीक है। और 5 दिन आपको दिए जाएंगे डेट ऑफ रिपोर्टिंग से, जैसे आपको डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो दी है उसके बाद आपको 5 दिन दिए जाएंगे वो सर्टिफिकेट्स वापस और वो डॉक्यूमेंट्स वापस लाने के लिए। सर्विस लाइबिलिटी बॉन्ड एग्रीमेंट, तो सर्विस लाइबिलिटी बॉन्ड एग्रीमेंट यार बेसिकली क्या होगा कि इसमें आपके ये आपका पूरा बॉन्ड है, तो आपको बॉन्ड जो होगा वो वहीं पे एक नोटरी का स्टैम्प लग के एफएमसी पुणे ही आपको बॉन्ड दिलवाएगा, ठीक है। 500 रुपये उसका कॉस्ट होगा जो आप ही को देना होगा वहीं पे। और अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो वो बॉन्ड सिर्फ एक पेरेंट साइन करेगा तो चलेगा। अगर आप 18 साल से नीचे हो तो दोनों पेरेंट्स को बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बॉन्ड साइन आप करोगे। कोड ऑफ कंडक्ट आपको एडमिशन पे एकदम लास्ट में दी जाती है जब आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम हो जाता है। इंडेमनिटी एग्रीमेंट होता है यार एक, मतलब कि आप वो क्या कहते हैं,
क्या आपका पेरेंट जो होंगे वो और आप भी उसको साइन करोगे कि आप मतलब कॉलेज में जब रहोगे तो आप कोई भी वो नहीं कर रहे हो। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इन व्यू ऑफ सर्विस व्हीकल्स, organize sports adventure if activities in hospital if any during MBBS training by the candidate। तो अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स उसमें जा रहे हो तो ये इंडेमनिटी एग्रीमेंट आप साइन करते हो, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर आपका जो है ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, एलिजिबिलिटी आपकी चेक करी जाएगी, और उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, वेरीफाई एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, सबमिट हो जाते हैं डॉशियर में, तो एक फ़ाइल बनेगी आपके नाम की, उसमें आपका नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जाएंगे और वो डॉशियर में रखा जाएगा डीन्स ऑफिस में, ठीक है। और वो उसमें सब ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर जमा कर लिए जाएंगे, लीविंग द आधार कार्ड नहीं लिया जाएगा, और बेसिकली वो जमा कर देंगे डीन्स ऑफिस में, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप MBBS कंप्लीट करके इस कॉलेज को छोड़ के वापस जाओगे, ठीक है। सो वो आपको तभी मिलेगा। और लोकल अरेंजमेंट ड्यूरिंग एडमिशन यार आपको खुद करना पड़ेगा, आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा खुद के पैसों पे। FMC आपकी कोई लॉजिंग के चार्जेस नहीं बेयर करने वाला है, तो आपको खुद वहाँ बुक करके रहना पड़ेगा। और जो लोग वेटिंग लिस्ट वाले हैं उन लोग का ये रहता है कि मतलब मान लो कि 17-18 को सिलेक्ट लिस्ट वालों को बुलाया था, तो 17-18 को सिलेक्ट लिस्ट वालों को हो गया, फिर 19 से वेट लिस्ट वालों को बुलाना शुरू करेंगे। तो यार उन वेटिंग लिस्ट वालों को ना हर दिन जाके देखना पड़ता है एलिजिबिलिटी वैकेंसी है कि नहीं। तो वेटिंग लिस्ट वालों को थोड़ा लंबा रुकना पड़ता है पुणे में, कि जैसे मेरा क्या था, मेरा तो सिलेक्ट लिस्ट में था, तो मेरा तो पहले दिन हो गया, फिर मेरे पेरेंट्स चले गए। लेकिन जो वेट लिस्ट वाले होते हैं उन्हें वहीं रुकना पड़ता है थोड़ा पुणे में लंबा, और उन्हें वो हर दिन जाके चेक करना पड़ता है कि आज वैकेंसी है या नहीं, वैकेंसी है, तो बेसिकली उन्हें थोड़ा लंबा रुकना पड़ता है। कैडेट का अपने पेरेंट्स के साथ आना ज़रूरी है क्योंकि वही उसका बॉन्ड साइन करने वाले हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये ध्यान से सुनना, आपका पूरा एडमिशन प्रोसीजर हो जाने के बाद आपको अपने पेरेंट्स के साथ वापस जाने को नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपने साथ पूरा अपना सूटकेस, अपने कपड़े, अपने जो भी एसेंशियल्स हैं वो सब लेके आना इधर, क्योंकि आपको वापस जाने नहीं दिया जाएगा। मेरे टाइम पे ये था कि 19 और 20 नवंबर को था रिपोर्टिंग, 19 को मुझे पता था ये चीज़, तो मैं सब कुछ लेके आया था। वहाँ पे ही आपको एडमिशन के बाद एक बस आती है, आपके पेरेंट्स को और आपको उसमें बैठना होता है, वो आपको हॉस्टल तक ले जाएगी। वहीं पे आपको तुरंत ही हॉस्टल अलॉट कर दिया जाएगा, रूम आपको रूम तक ले जाया जाएगा, आपको कमरा सेट कर देंगे, आपका मतलब कमरा वो नहीं सेट करेंगे, आप करोगे, आप आपके पेरेंट्स। फिर वहाँ से आपके पेरेंट्स को अकेले जाना हो, मतलब आप नहीं जाओगे उनके साथ, आपको वहीं रुकना पड़ेगा उसी रात से, उसी दिन से। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैं तो पहले दिन ही सेटल हो गया था हॉस्टल में। मेरा जो रूममेट था वो अपने बिलोंगिंग्स लाना, उससे नहीं पता था ये चीज़, तो वो अपनी बिलोंगिंग्स नहीं लेके आया था, उसकी बिलोंगिंग्स अभी भी होटल में थी। तो फिर वो उसको एक दिन का टाइम दिया था कि वो 19 को नहीं रुका था हॉस्टल में, वो अपने बिलोंगिंग्स लेके 20th को आया था फिर। तो बेसिकली आपको वो 2 दिन जो आपको बुलाया जाएगा ना, आपको उसी में ज्वाइन करना है कॉलेज, ठीक है। ये बात थी, ये इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत अच्छे मुझसे पूछ रहे थे ये चीज़। बाकी कुछ चीज़ें भी रिक्वायर्ड होंगी यार एडमिशन के टाइम पे, जैसे कि वाइट शर्ट, ट्राउजर्स, ब्लैक प्लेन टाई, वाइट शॉर्ट्स, ये सब साइमल्टेनियसली यार आपके पेरेंट्स आए होंगे ना, दो दो, एक पेरेंट आपके साथ वो सब करा रहा होगा, डॉक्यूमेंट वाले काम, और दूसरे पेरेंट से जो बोल देना कि ये सब जाके खरीद ले। वहीं पे एक टेलर शॉप होगी जो जहाँ पे सब बिक रहा होगा, बाकी सारे पेरेंट्स भी वहीं पे होंगे, तो वो सब ये आप लोगों को खुद खरीदना पड़ेगा के पैसों से। और गर्ल्स के लिए अलग है, इसमें लिस्ट दी है। और कुछ और आइटम्स हैं जैसे कि यूनिफॉर्म, ब्लेज़र, FMC टाई, कमरबंद, ये सब आपको यार ये नहीं खरीदना है आपको, ये आपको कॉलेज इशू करेगा जब आप एडमिशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ रहे होगे, फिर आपको कॉलेज ये धीरे धीरे इशू करते रहेंगे जैसे ऐसे चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। तो इसकी आपको चिंता नहीं लेनी है। अलाउंसेस देख लेना है कैसे होते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस का जो एक आपको वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड होगा। तो ग्रुप इंश्योरेंस का जो पैसा होगा, एक आपको ग्रुप इंश्योरेंस कर दिया जाएगा यार आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के अंडर। और फिर आ जाते हैं फ़ीस। तो यार फ़ीस में मेरे टाइम की फ़ीस बताऊँ तो एक तो होती है एडमिशन फ़ीस, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है फ़ीस में। ये सीन था कि एक होती है यूनिवर्सिटी फ़ीस,
फिर होती है कॉलेज फ़ीस जो सबको देनी पड़ती है, कैडेट्स मेस डिपॉजिट और एलाइड चार्जेस। ये सब मिला के आपको एक अमाउंट बताया जाएगा। मेरे टाइम पे वो अमाउंट था 83,030 रुपीज़ का। वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको सबमिट करना होगा, और डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आपको वो पे करना होगा डीन्स जनरल फंड में। और आपके टाइम पे अभी पता नहीं कितना होने वाला है फीस, बट मेरे टाइम पे इतना था, ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। और ये आपको काम पहले से करके लेके आना है पुणे आने से पहले, ठीक है। तो पुणे आने से पहले आपको यार ये पूरा डी बनवा लेना, जितना भी आपका अमाउंट बोला जाता है डी बनवा लेना उसकी, और ये लेके आना। क्योंकि इसमें ना ये लोग बिल्कुल भी मतलब रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। अगर आप कहते हो कि हम थोड़ा लेट हो गए फ़ीस जमा करने में या फिर, तो वो ये सब चीज़ें नहीं मानेंगे। तो आपको फ़ीस का काम थोड़ा ध्यान में रखना है, वो आपको बहुत ही पंक्चुअली आपको पहले से करके लेके आना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी आपको सब करके लेके आने, ठीक है। फिर होगा क्या यार, मैं आपको ना, आप वहाँ पे जब गेट 4 से आओगे तो सबसे पहले आपको एक एडमिशन सेल का एक जगह हॉल है वहीं पे, वहाँ अंदर ले आया जाएगा। वहाँ पे 2-4 चेयरें होंगी, तो पेरेंट्स वेरेंट्स बैठ गए होंगे सब, और आपको एक लाइन में लगना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। वो बहुत लंबी लाइन होती है टू बी ऑनेस्ट, और वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ना दोबारा से एक एक करके चेक होंगे। तो बहुत टाइम लगने वाला है यार, बहुत देर तक खड़े रहोगे, सच बता रहा हूँ। मतलब मैं अपना बताऊँ, मैं 5-6 घंटे में लगातार खड़ा था, और ऐसे ही होने वाला है इस बार भी। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत हेक्टिक होती है, तो खड़े रहोगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा धीरे 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 धीरे। उसी टाइम पे एक नोटरी पीछे बैठा होगा, वो आपके बॉन्ड वॉन्ड पेपर बना रहा होगा, तैयार कर रहा होगा एग्रीमेंट वाले। आपके पेरेंट्स वो साइन करेंगे। उसके बाद आपका ग्रुप इंश्योरेंस वाली चीज़ आपके पेरेंट्स साइन करेंगे। इसी सब हॉल में, ये एक ही हॉल में ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। साथ ही में जो आपका ब्रिग यूजी होगा, ठीक है, वो आपका ब्रिग यूजी एक ऑफिसर होगा वहाँ पे बैठा होगा, जो आपके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 1-2 बार होती है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार करके हो गया। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो करेगा, और उसके बाद वो आपसे वो फीस वीस का जो भी रिसीट वो सब लेके सबमिट, आपका एक डॉशियर बना देगा फाइल फोल्डर में, ठीक है। और फिर आपका जो होगा अंदर वाला काम जितना भी है वो ख़त्म हो जाएगा। अंदर आपको 2-4 और वहाँ पे, और आपको वो विटनेस भी ढूंढने पड़ते हैं थोड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए, साइन करने के लिए, कि 2-4 और पेरेंट्स को आपको ढूंढ के उनसे साइन कराना पड़ता है, ठीक है। लोकल गार्जियन अगर आप कोई चाहते हो, तो लोकल गार्जियन से आप का भी एक फॉर्म होता है, जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हो कि ये मेरे लोकल गार्जियन है। क्योंकि देखो, ये हॉस्टल, पहली बात तो ऐसा है कि ये इसमें डे स्कॉलर्स अलाउड ही नहीं है, आपको हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। बट आप यहाँ पे अगर आपका कोई जानने वाला रहता है पुणे में, तो आप उसको अपना लोकल गार्जियन बना सकते हो, और वीकेंड्स पे या हॉलीडेज़ आप उसके घर स्पेंड कर सकते हो विद प्रायर परमिशन, यहाँ से परमिशन लेके। बट उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि ये बताते हुए कि ये मेरे लोकल गार्जियन है, और वो लोकल गार्जियन को भी उस पर साइन करना पड़ेगा, और एक ही लोकल गार्जियन अलाउड है, ठीक है। तो बेसिकली ये सब काम आपके होंगे हॉल के अंदर। वो हॉल के अंदर मैं बता रहा हूँ, आपके 6-7 घंटे ना उस हॉल में ही निकल जाएंगे। मैं सुबह सुबह 9 बजे आया था, और खड़े 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 ये सब चीज़ें होते 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 मेरे बहुत टाइम निकल गया। और मैं फाइनली रात में, मैं बता रहा हूँ, रात में 11:30 साढ़े 11 बजे तक अपने हॉस्टल पहुँचा था, ठीक है। सुबह 9 बजे से लेकर रात में 11:30 बजे तक। तो समझ जाओ कि इतना हेक्टिक होने वाला है। बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े ब्रेक्स आप ले सकते हो, मतलब ब्रेक्स क्या, बाहर सामने कैंटीन वैंटीन है, जाके कुछ खाना वाना हो तो वो सब कर सकते हो। बट ये चीज़ में टाइम लगने वाला है। ये सब करने के बाद, आपका बॉन्ड साइन होने के बाद, उसके बाद आपको फिर ट्रेनिंग ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा, ठीक है। ये सब आपका जितनी फॉर्मेलिटीज़ पेपर वर्क हो जाने के बाद आप जाओगे ट्रेनिंग ऑफिसर के पास। ट्रेनिंग ऑफिसर जो होगा वो आपको कोड ऑफ कंडक्ट देगा, आपको मतलब बताएगा, कॉलेज के थोड़ा सा ब्रीफ कर देगा कि कैसे कैसे क्या क्या है। और वहाँ से निकलने के बाद फाइनली आपको, आपके पेरेंट्स को, आपको आपका जो सामान है सब एक बस में रखा जाएगा, और इन बैचेस आपको ले जाया जाएगा हॉस्टल की तरफ। तो हॉस्टल में जाओगे, हॉस्टल ऑफिस जाओगे, वहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो रूम अलॉट होगा, ठीक है। वहाँ पे बैठ के भी वहाँ पे भी जो वार्डन होगा वो आपके पेरेंट्स को बुलाएगा और बात करेगा अपने ऑफिस में। उनको थोड़ा सा ब्रीफ करेगा कॉलेज के बारे में, ठीक है, सेंसिटाइज कर देगा आपको भी, उनके पेरेंट्स को भी, आपके पेरेंट्स को भी। तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और हॉस्टल अलॉट हो जाता है आपको, जो भी 2 बंदा साथ में जाओगे वहाँ पे, ठीक है। अब जो भी 2 बंदे गए उसको सेम रूम मिल जाता है। तो अगर आपको भाई किसी के साथ रूम चाहिए स्पेसिफिकली, तो आप भाई उसके साथ जाना, ठीक है।
तो हॉस्टल ऑफिस आप साथ जाओगे 2 लोग, तो 2 लोग को एक रूम मिल जाएगा, ठीक है। फिर वो आपको एक रूम दे देंगे डबल सीटर, और वहाँ पे हॉस्टल ऑफिस जो वर्कर्स होंगे वो आपका सामान वामान लेके के आपको और आपके पेरेंट्स को आपके रूम तक ले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। उसके बाद वहाँ का काम पूरा आपका है। आपको अपना बेड मिलेगा, गद्दा मिलेगा, रज़ाई मिलेगी, ठीक है, गुड नाइट मिलती है, पर्दे वर्दे सब मिलते हैं, बाल्टी मग्गा, शू पॉलिश, ब्रश, ये सब मिलता है, लॉक एंड की मिलते हैं 2-2 सेट, और भी चीज़ें मिलती हैं याद नहीं आ रहा, बट ये सब मिलता है। तो इन सब का पैसा सब फीस में इंक्लूडेड है जो आप पे करने वाले हो, ठीक है। इंश्योरेंस का भी सब पैसा इसमें इंक्लूडेड है। फिर फाइनली होगा ये, आप अपना रूम सेट करोगे, फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स और आप टाटा बाय बाय, ठीक है। पेरेंट्स आपके अलग जाएंगे, आपको वहीं रुकना पड़ेगा। तो दिस इज़ द होल एडमिशन प्रोसीजर, ठीक है। जो बॉन्ड और जो NSL वाली बात है, नॉन सर्विस लाइबिलिटी वाली बात है यार, वो उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वो इसमें नहीं हो सकता। ये खुद ही एक बहुत बड़ी वीडियो बन गई है अभी तो बेसिकली ये पूरा ओवरव्यू है, और मुझे लगता नहीं है कि अब इसमें कोई भी डाउट्स रह गए आपके। सो सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम।